गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका मनोविज्ञान की कक्षा में स्वागत है। जहाँ से हमने चैप्टर क्लोज किया था उसी के आगे से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पहले पढ़ा मनोविज्ञान के बारे में जाना, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जाना और उसको हमने उसके विकास के बारे में भी बहुत डिटेल से समझा। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है विकास के बाद मनोविज्ञान की शाखा। मनोविज्ञान की शाखा के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आओ मेरे साथ आज हम मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से? पहला है सामान्य मनोविज्ञान, इसके बाद दूसरा है व्यवहारिक मनोविज्ञान। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले इसको पूरा सेट कर दिया कि आपको तकलीफ ना हो लिखने में भी और समझने में भी, क्योंकि साथ साथ भी लिखते रहना आप लोग। एक चीज़ और, आप लोग जब भी मेरी क्लास में बैठे नोटबुक, पेन, ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप एकाग्र होकर बैठें और एक एक बात को ध्यान से सुनें, तभी आपको एक ही बात में याद हो जाएगी। मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा है व्यवहारिक मनोविज्ञान। हम यहाँ पर सामान्य मनोविज्ञान को भी 15 भागों में विभाजित किया गया है। इन 15 भागों को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, पहला सामान्य मनोविज्ञान, जनरल मनोविज्ञान, जिसे हम कॉमन मनोविज्ञान के नाम से भी जानते हैं, और इसमें आप व्यवहार का अध्ययन सिंपली करना जानते हैं। इसके बाद असामान्य मनोविज्ञान, ऐसा मनोविज्ञान जो सामान्य से भिन्न हो, जिसको हम जान नहीं पाते उसको जानना असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है, जो कि आसान नहीं होता। इसके लिए हमें बहुत सारे बुद्धि और तर्क की आवश्यकता होती है, तभी हम असामान्य मनोविज्ञान के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि जो हमारा बुक का नाम है क्या है? बाल्यावस्था एवं बाल विकास। हमें बाल्यावस्था को पढ़ने के लिए मनोविज्ञान में प्रवेश करना पड़ा, मनोविज्ञान के इतिहास को जाना, अब मनोविज्ञान के विकास को भी जाना। अब नेक्स्ट जब हम मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं को पढ़ेंगे तो उसमें हमें बाल्यावस्था को जानने के लिए बाल मनोविज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे यहाँ पर बाल मनोविज्ञान जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। बाल मनोविज्ञान यानी बचपन से लेकर और उनकी गर्भावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक जो भी विकास होता है वो सब हम इसमें पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। और ये बाल मनोविज्ञान को शाखा के रूप में व्यक्त करने वाले प्लेटो नाम के दार्शनिक थे, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में बड़े विस्तार से बताया है। नेक्स्ट है शरीर क्रिया मनोविज्ञान। इसमें क्या होता है कि जो साइंस से रिलेटेड जो शारीरिक रचनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी के रूप में उनको जानने का प्रयास किया जाता है और शरीर के हर अंग के बारे में एक साइकोलॉजिकल मेथड होते हैं, उनके माध्यम से उसको समझा जाता है कि इस अंग के कार्य करने से कौन सा व्यवहार व्यक्त होता है। कई बार आपने देखा होगा शरीर में, जैसे मान लीजिए हमारे अंग होते हैं, किसी को हमने इस तरह से हाथ उठाया तो लगता है कि व्यक्ति क्रोध में और हमें पीट सकता है। कभी आपने देखा होगा आंखों को चढ़ाकर बोलना, गुस्से में आंखें लाल हो जाना, चेहरा लाल हो जाना, सारी क्रियाएं शारीरिक क्रियाएं कहलाती है। गुस्से में आकर डंडे से मार देना किसी को और किसी को गाली गलौज कर देना, वो सब शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। हमें उसके हाव भाव के द्वारा, उसकी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हम उसके व्यवहार का भी पता लगा सकते हैं। वो सब शरीर क्रिया मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब आया आपका सामाजिक मनोविज्ञान। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था और उन्होंने सामाजिकता के सिद्धांत को बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया। बेबी डॉल्स वाला एक प्रयोग था इनका, उसके माध्यम से इन्होंने समझाया, समाज में जो भी कुरीतियां थी उनके बारे में समझाया और इन्होंने विवाह पद्धति के माध्यम से भी समझाया। बहुत सारी चीजें समझाई इन्होंने। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बड़े विस्तार से जानकारी लेंगे। तो समाज को जानने के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग किया जाता है उसे सामाजिक मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान। कहते हैं कि
व्यक्ति का अध्ययन तो किया ही जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत, किंतु पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। और पशुओं के मनोविज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले जेबी वाटसन, जिन्होंने व्यवहार के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा था। वर्तमान में जो मनोविज्ञान का स्वरूप है क्या है? व्यवहार का मनोविज्ञान, ये वाटसन ने कहा था। और देखिए, मुझे वाटसन की एक परिभाषा याद आती है जो बहुत फेमस है और आरपीएससी के लगभग हर एग्जाम में परिभाषा पूछी गई है। वो है कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, डकैत, वकील, लेक्चरर, एनीवन, कुछ भी बना सकता हूँ। अब ऐसा क्यों कहा होगा इन्होंने? देखिए, ऐसा इसलिए कहा कि बालक, इन्होंने कहा कि 2 से और 2.5 वर्ष का जो बालक होता है उसके मस्तिष्क में 90% सक्रियता होती है। और जॉन डीवी ने कहा है कि बालक का जो मस्तिष्क होता है वो एक कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर हम हमारे अनुभव उकेर सकते हैं। जो बालक को हम इस समय सिखाएंगे, बच्चा उसकी आवृत्ति करेगा और एज इट इज हर चीज को बड़ी आसानी से सीखता चला जाएगा। आपने देखा होगा अपने आसपास जो बच्चे रहते हैं, मोहल्ले में बच्चे रहते हैं, घर में बच्चे रहते हैं, उनका आप एक अनुसरण करके देखना। आज ही मेरी बात को मानना और घर जाकर अनुसरण करना। छोटे बच्चे को बुलाना जो 2 या 2.5 साल का बच्चा हो और उसे आप कुछ ऐसी चीज सिखाना, जैसे मान लीजिए आपने टेबल सिखाई, उसे काउंटिंग सिखाई, एबीसीडी सिखाई। और एक चीज और देखा होगा आपने, बच्चे नकारात्मक चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे मान लीजिए पिताजी ने कोई भी गाली निकाली घर में आज, तो बच्चे ने तुरंत उसे कैच कर लिया और उस गाली को बकना सीख गया, बोलना सीख गया। वो मोहल्ले में गया, किसी का भी गलत आचरण देखा, बच्चे ने तुरंत एक्सेप्ट किया। और एक चीज ध्यान रखना, बच्चों का जो मस्तिष्क है नकारात्मक चीजों को जल्दी गेन करता है। इसलिए हमें बच्चों के सामने न तो अपशब्द बोलने चाहिए, हमें शालीनता की भाषा का प्रयोग करना चाहिए बच्चों के समय। और वाटसन ने एक बात और बोली थी, कहा था कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो 2.5 से 3 साल के बीच में 90% सक्रिय रहता है। इसलिए हमें बच्चों को विद्यालय भेजने की सबसे अच्छी उम्र यही होती है। उनको प्ले ग्रुप, आपने देखा होगा आजकल जितने भी इंटरनेशनल स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं और जितने भी छोटे स्कूल हैं, उनमें प्ले ग्रुप से क्लासेस स्टार्ट की जाती है। वो इसीलिए की जाती है क्योंकि जो आधुनिक समय है वो मनोवैज्ञानिकों का समय है। बच्चों, क्योंकि इन्होंने मालूम कर लिया कि 2.5 से 3 साल के बच्चे का जो मस्तिष्क होता है बहुत सक्रिय होता है। इस समय अगर हम उसे जो भी सिखाएंगे, बच्चा बहुत जल्दी गेन करता है और बहुत जल्दी सीखता है। इसलिए इस समय प्ले ग्रुप में बच्चे का एडमिशन कराना अनिवार्य है। बच्चों को शिक्षा बिना बोझ। एक और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बात ही आ गई इसकी, एनसीए 2005 और 1993 यशपाल कमेटी के द्वारा बच्चों को बिना बोझ शिक्षा देने का एक समिति ने प्रावधान रखा था कि बच्चों के बैग का वजन कम किया जाए, छोटे बच्चों पर इतना वजन न लाद दिया जाए कि बच्चे उस वजन के मारे दब जाए और वो आगे न बढ़ पाए। तो जब सिफारिशें हुई, एनसीएफ 2005 आया और इधर से आरटीई 2009 आया। राजस्थान में आरटीई का जो कानून लगा था 2011 में लगा था। इतना मैं सामान्य जानकारी बता दूँ आपको। और आज आरटीई के तहत सभी जो भी गरीब बच्चे हैं उनको 25% आरक्षण दिया जाता है प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में। तो जो बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जिनकी आय कम है और जो अल्प वर्ग में आते हैं, बीपीएल में आते हैं, वो अपने बच्चों को 25% में पढ़ा सकते हैं। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम।